Hello, student. वेट कर रही हूँ सबका। पहले सब अपनी शक्लें दिखाओ। हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के क्लास में हमने केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन शुरू हुआ था, तो उस क्लास में हमने सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बताया था, फिर टाइम खत्म हो गया था। तो आज हम ओजोन के बारे में स्टार्ट से बताएंगे कि ओजोन क्या है। ये ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। तो आज के क्लास में हम इसी ओजोन के बारे में डिस्कस करेंगे। Yes. Now ओजोन O3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन होता है O3, जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम जुड़ करके ओजोन बनाते हैं। 1785 में वॉन मैरून ने विद्युत मशीनों के पास इनका अनुभव किया था। उसके बाद क्रिंकशेक ने इसी तरह का जो अनुभव किया विद्युत ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन में, ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन में किया था। और उसके बाद इसका नाम ओजोन रखा था शोनबाइन ने, जिसका मतलब ओजोन का मतलब होता है मैं सूंघता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं इसके ऑकरेंस पे, ये कहाँ कहाँ कितनी मिलती है। ये वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो ऑक्सीजन पे पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बनती है। ये लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनती है। फ्लोरीन एवं जल की बहुत निम्न ताप पर, फ्लोरीन एवं जल की बहुत निम्न ताप पर अभिक्रिया द्वारा भी ये गैस बनती है। जो आगे रिएक्शन देखोगे उसमें ये सारी चीजें बताई जाएंगी। समुद्र तट से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में काफी मात्रा में ओजोन होती है, जो समुद्र जल के वाष्पीकरण से बनती है। यदि वायु में O3 की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये विषैली और खतरनाक हो जाती है, और यदि इसकी सांद्रता कम हो जाती है तो ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के पहुंचने के कारण त्वचा का कैंसर, अन्य जटिल व्याधियां उत्पन्न करती है। ओजोन परत पृष्ठभूमि पर पराबैंगनी विकिरणों की अधिक मात्रा से बचाती है। अब आ जाते हैं इसको बनाने की विधि। प्रयोगशाला में किस तरह से बनाते हैं और औद्योगिक निर्माण किस तरह से करते हैं, ये सारी चीजें वैसे हमने शायद पिछले क्लास में ये सारा बता दिया था। प्रयोगशाला विधि जिसमें कि विद्युत ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन से ओजोन बनती है। विद्युत विसर्जन करने पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स
ओजोन का 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अधिक मात्रा में ओजोन का निर्माण करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम ओजोनाइजर का उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन से ओजोन का जो निर्माण होता है वो उष्माक्षेपी होता है और इसका विघटन ना हो इसके लिए विद्युत विसर्जन, नीरो विद्युत विसर्जन का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए सीमेंस का ओजोनाइजर, ब्रॉडी का ओजोनाइजर और सीमेन हाल्स्के का ओजोनाइजर यूज करते हैं। तो पिछले क्लास में सीमेंस का ओजोनाइजर बताया था किस तरह का होता है। इसका डायग्राम देखो, ये सामने इस तरह से होता है। ये टिन की पत्ती, ये नलियां होती हैं जो एक साइड से बंद होती हैं और इधर से शुष्क ऑक्सीजन भेजने का रास्ता होता है। टिन की पत्तियां होती हैं और विद्युत विसर्जन के लिए यहाँ इसका कनेक्शन प्रेरण कुंडली से करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ भेजी जाती है। विद्युत विसर्जन के बाद ऑक्सीजन और ओजोन का मिश्रण मिलता है, जिसको हम निकाल लेते हैं, बाद में दोनों को अलग करते हैं। दूसरा होता है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। इसका भी स्ट्रक्चर पिछले क्लास में दिखाया था, इस तरह से होता है। ओजोनाइजर इसमें ये है, ये नली है और ये इस तरह से ये बनी होती है। शुष्क ऑक्सीजन जाने का रास्ता इधर से होता है और इस ओजोनाइजर में यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब या नली कह सकते हैं लगी होती है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा होता है और यहाँ पे ये प्लेटिनम के तार से इसका कनेक्शन होता है और ये पूरा सिस्टम एक इस पात्र में रखा जाता है जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये विद्युत विसर्जन कराने के लिए प्रेरण कुंडली से यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं विद्युत विसर्जन कराना, तो जो शुष्क ऑक्सीजन यहाँ भेजी जाती है, यहाँ से होते हुए इसमें चेंज होता है और ओजोन भी बनती है। तो जो मिश्रण मिलता है उसमें ओजोन भी होती है और ऑक्सीजन भी। यहाँ से निकाल लेते हैं और बाद में इसको अलग करते हैं। ये होता है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। और उसके बाद तीसरे तरह का ओजोनाइजर है सीमेंस हाल्स्के का ओजोनाइजर। इससे ओजोन का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर पहले यहाँ देख लो, इस तरह से होता है। ये पूरा पात्र है, इसमें एक तरफ से ठीक है, इसमें एक तरफ से ऑक्सीजन जाने के लिए जगह होती है। ओजोनोकृत ऑक्सीजन इधर से निकालते हैं, जल इधर से, ठंडा जल इधर से इंटर कराते हैं और शुष्क ऑक्सीजन इधर से। यहाँ पे ये कांच की नली होती है और यहाँ पे O2 सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, बीच में जल भरा होता है, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड जो इससे पहले का ओजोनाइजर दिखाया था उसमें होता है और इधर से इसके निकलने का रास्ता होता है और इधर से इंटर करने का। यहाँ विद्युत विसर्जन के लिए ये रॉड होते हैं, एल्युमिनियम के रॉड, उसमें जो है ये तार, प्लेटिनम का तार जुड़ा होता है। विद्युत विसर्जन कराने पे जो ऑक्सीजन इधर से इंटर कर रही है वो विद्युत विसर्जन कराने पे ओजोनीकृत हो जाती है, यानी ओजोन और ऑक्सीजन का मिश्रण बनता है और यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये स्ट्रक्चर है सीमेंस के ओजोनाइजर का, जिसमें जब हमें लार्ज स्केल में तब बनाना होता है ओजोन, तब इस ओजोनाइजर में बनाते हैं। अब जब ओजोन मिलती है तीनों ओजोनाइजर से, वो अशुद्ध होती है। अशुद्ध मीन्स उसमें ऑक्सीजन भी मिली होती है। इससे शुद्ध ओजोन प्राप्त करने के लिए इस मिश्रण को द्रवित वायु में ठंडा करते हैं, जिसमें 385 केल्विन पर ओजोन नीले रंग के द्रव में पृथक हो जाती है और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहती है। इस द्रवित ओजोन में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा फिर भी रह जाती है। अब इसका प्रभाजी आसवन करते हैं और शुद्ध ओजोन गैस प्राप्त करते हैं। द्रवित ओजोन को कम दाब पर और ठंडा करने पर काले बैंगनी रंग के ओजोन के क्रिस्टल
प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से शुद्ध ओजोन, चाहे वो औद्योगिक स्तर पे हो या प्रयोगशाला में या जनरल मेथड हो, इस तरह से उसको शुद्ध करते हैं। अब आ जाते हैं ओजोन की प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज देख सकते हो इसमें सामने तुम्हारे आ रही है स्क्रीन पे। शुद्ध ओजोन एक हल्के नीले रंग की विषैली गैस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ नोट कर लो इसके। यस मैम। इसमें मछली जैसी गंध आती है। तो ये दोनों चीज, एक तो पहली चीज हल्के कलर इसका हल्के नीले रंग का, विषैली होती है, मछली जी जैसी मैम। गंध आती है। अधिक सूंघने से ये सिर में दर्द पैदा करती है। दूसरा पॉइंट है, द्रवित किए जाने पे ये गहरे नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ भी बता रहा है। क्वथनांक 385 होता है। बहुत अधिक ठंडा करने पे ये काले बैगनी रंग के ठोस में बदल जाती है। उसका गलनांक 90 केल्विन होता है। ओजोन जल में बहुत कम विलेय है। जहाँ जल में मिली रहती है तो कभी कभी मछली ना होने पे भी मछली जैसी गंध जल में मिल लगती है, तो वो इसी के कारण लगती है। जल में कम विलेय होती है, परंतु कार्बनिक विलायन जैसे तारपीन का तेल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठंडे एसिटिक अम्ल में शीघ्र विलेय है। ओजोन की मात्रा बहुत अधिक हो जाने पे, अगर ऑक्सीजन के साथ वायु में ओजोन भी मिली हुई तो सांस लेने में असुविधा होती है और सिर दर्द और उल्टी भी आती है। वायु से करीब 1.6 गुना भारी है। तो अब आ जाते हैं इसके रासायनिक गुण पे, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले गर्म करने पे क्या होता है, ओजोन को 473 केल्विन पर गर्म किया जाए और इन उत्प्रेरक में से किसी का यूज करें, लेड ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, सिल्वर या प्लेटिनम, तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। टेम्परेचर इतना होना चाहिए। तो गर्म करने या इसको एक हद तक जलाने पे ये ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट जो गुण है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज या ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीजन के सापेक्ष ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन भी ऑक्सीकारक है, लेकिन ओजोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। ये रिएक्शन होता है इसका हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन इसका कराते हैं, यानी ये अपचयन विभव बता रहे हैं। तो किसी एसिड सॉल्यूशन में जब इसका अपचयन कराते हैं तो ये ऑक्सीजन और वाटर में बदल जाती है। और यहाँ इसका जो मानक अपचयन विभव है वो होता है +2.07 वोल्ट। और इसी कारण ये आसानी से अपघटित हो जाती है। और अपघटित होकर ये क्या देती है, नवजात ऑक्सीजन। और यही नवजात ऑक्सीजन दूसरे केमिकल्स का ऑक्सीकरण करता है। अब इसके ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है यहाँ पे। ऑक्सीकारक गुण में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये लेड सल्फाइड का रिएक्शन जब ओजोन से होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है, पहले ओजोन का जब रिएक्शन शुरू होता है तो ओजोन टूट जाती है और नवजात ऑक्सीजन देती है इस तरह से। और यही नवजात ऑक्सीजन इस लेड सल्फाइड का ऑक्सीकरण कर देता है और बनता है लेड सल्फाइड। और कंप्लीट रिएक्शन PbS + 4O3, PbSO4 और 4O2। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट करो। उसके बाद है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। नवजात ऑक्सीजन यहाँ मिली जो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करती है और सल्फर को ऑक्सीकृत कर देती है, यानी अलग हो जाती है। तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजन अम्लों से क्रिया। अब HCl से रिएक्शन करे या HBr से करे या HI से करे, तो दोनों ही हालत में ऑक्सीकरण होता है। क्लोरीन यहाँ बन जाती है, इधर ब्रोमीन बन जाती है इस रिएक्शन में, और तीसरे में आयोडीन। बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं तीनों रिएक्शन में सेम होते हैं क्योंकि ये तीनों ही हैलोजन अम्ल हैं। उसके बाद ये भी अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। ओजोन के रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं।
ये है पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया, नवजात ऑक्सीजन यहाँ मिली जब ऑक्सीजन का से ओजोन से रिएक्शन कराना शुरू किया, और अब ये पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन को ऑक्सीकृत करती है, आयोडीन अलग हो जाती है और KOH बनता है। ओवरऑल रिएक्शन ये है। इसको जब अगर आयनिक रिएक्शन लिखो तो इस तरह लिख सकते हो, 2I माइनस प्लस H2O प्लस O3 2H माइनस, आयोडीन इसमें बनती है, ये मेन प्रोडक्ट होता है, और ऑक्सीजन। अम्लीय KI से, यहाँ पे क्या है, जल के विलयन में जब रिएक्शन करा रहे हैं तो आयोडीन बन रहा है। अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड होगा तो उसमें भी ये आयोडीन लिबरेट करेगी। तो पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो रहा है, यहाँ नवजात ऑक्सीजन देती है ओजोन, और यहाँ पे हमें आयोडीन मिलती है। ओवरऑल रिएक्शन ये है। परंतु पोटेशियम आयोडाइड यानी जलीय विलयन में और क्षारीय विलयन में, अम्लीय विलयन में तो आयोडीन मिलती है, परंतु पोटेशियम आयोडाइड के क्षारीय विलयन को, पोटेशियम आयोडाइड के क्षारीय विलयन को KiO3 तथा KiO4 में ऑक्सीकृत कर देती है। यहाँ पे आयोडेट और आयोडेट बनता है, आयोडीन लिबरेट नहीं होती। तो जब अगर क्षारीय KI विलयन होगा तब इसका रिएक्शन में पोटेशियम आयोडेट बनेगा और पोटेशियम पर आयोडेट। अब ये रिएक्शन जो आ रहा है भी इंपॉर्टेंट है। अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। ओजोन ने डिसोसिएट होके नवजात ऑक्सीजन दिया, और अब ये फेरस सल्फेट, अम्लीय फेरस सल्फेट है, ये अम्ल मिलाया गया है, नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। ये फेरस सल्फेट और ये फेरिक सल्फेट। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगला रिएक्शन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरीसाइनाइड में ऑक्सीकृत कर देती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन जो मिल रही थी उससे रिएक्शन करके ये पोटेशियम फेरीसाइनाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओवरऑल रिएक्शन ये है। उसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को पोटेशियम मैग्नेट के विलयन को पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीकृत कर देती है। इस तरह से और नवजात ऑक्सीजन दिया यहाँ पे, और इसका रिएक्शन इस सॉल्यूशन से होता है पोटेशियम मैग्नेट के जलीय विलयन से, और ये पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेप है रिएक्शन का, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, और ओवरऑल रिएक्शन जो लाइन के नीचे है वो ओवरऑल रिएक्शन है। उसके बाद ये अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टेनस क्लोराइड को तनु HCl की उपस्थिति में स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देती है। स्टेनस क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में O3 से रिएक्शन होता है तो ये स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा ये सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। सिल्वर का ओजोन से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सिल्वर ऑक्साइड और ओजोन। मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है, ओजोन से रिएक्शन होगा तो ये मर्क्यूरस ऑक्साइड बन गया। उसके बाद सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, आयोडीन आदि को जल की उपस्थिति में क्रमशः, जल की उपस्थिति में किस तरह से रिएक्शन होता है, सल्फर का रिएक्शन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन बनता है। फास्फोरस से रिएक्शन हो रहा है जल और ओजोन से तो ये भी फास्फोरिक एसिड बन रहा है, हाइपोफास्फोरिक, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यहाँ फास्फोरिक एसिड बन रहा है। यहाँ सल्फर से जब रिएक्शन हो रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस से फास्फोरिक एसिड, और उसके बाद आर्सेनिक से रिएक्शन होता है तो आर्सेनिक एसिड H3ASO4, और आयोडीन से रिएक्शन होता है तो आयोडिक एसिड बनता है।
शुष्क आयोडीन को I4 I9 या आयोडीन आयोडेट में ऑक्सीकृत कर सकती है। इसका रिएक्शन ये रबर, कार्क आदि कार्बनिक पदार्थों को भी ऑक्सीकृत कर देती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राई ऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है। ओजोन का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी तीनों ओजोन के एटम यहाँ पे जुड़ जाते हैं और 3SO3 बनाते हैं। ये सारे थे ऑक्सीकारक गुण। अब ये है अपचायक गुण या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ओजोन कुछ अभिक्रियाओं में अपचायक का कार्य भी करता है। मेन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीकारक गुण है इसका, लेकिन ओजोन कुछ अभिक्रियाओं में अपचायक का कार्य भी करती है, परंतु इसमें ये स्वयं अपचयित हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं में दो पदार्थ अपचयित होकर अभिक्रिया देते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखो, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अभी दिखाई दे रहा है तुम्हें। हाइड्रोजन परऑक्साइड और ओजोन की अभिक्रिया, तो यहाँ अपचयन अभिक्रिया है ये खुद ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन परऑक्साइड जल में। उसके अलावा ये सोडियम परऑक्साइड को सोडियम ऑक्साइड में अपचयित कर देती है। सिंपल रिएक्शन है सारे। उसके बाद ये बेरियम परऑक्साइड को बेरियम ऑक्साइड में अपचयित कर देती है। बेरियम ऑक्साइड ओजोन से रिएक्शन करके बेरियम ऑक्साइड बनाता है और खुद ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, या इसको कहते हैं विरंजक गुण। विरंजक गुण या ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ये ओजोन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये एक अच्छा विरंजक मीन्स जो किसी कलर को उड़ा दे उसको कहते हैं विरंजक। तो ये एक अच्छी विरंजक है जो रंगीन पदार्थों को ऑक्सीकृत करके रंगीन बना देती है और ये गुण कहलाता है विरंजक गुण। और ये क्यों, किस कारण होता है? ये किस कारण होता है? यहाँ पे ऑक्सीकृत करके रंगीन बना देती है। इसका गुण नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन किस तरह से ये देती है ये बताया। जब ये संपर्क में आती है किसी रंगीन पदार्थ के तो ये टूट करके ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन देती है और ये रंगीन पदार्थ से रिएक्शन करके उसको रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। इसको कहते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी या विरंजक गुण। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट गुण है ओजोनाइड बनाना। फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स। एथिलीन के रिएक्शन में पढ़ा था तुम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में कि ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से रिएक्शन करके ये तीनों ओजोन के जो एटम होते हैं ये जुड़ जाते हैं डबल बॉन्ड को ब्रेक करके और ओजोनाइड बनाते हैं। अब आ जाते हैं ओजोन के उपयोग पे। इसका क्या उपयोग है? ये एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज होता है, कीटाणुनाशक के रूप में, कृत्रिम रेशम तथा कपूर बनाने में होता है। उसके अलावा विरंजक के रूप में होता है, यानी रंग उड़ाना होता है किसी चीज का तो इसका काम आती है। कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, जल शोधन और भीड़ग्रस्त स्थानों में वायुमंडल शुद्ध करने में भी इसका काम होता है। नाउ ओजोन की संरचना, स्ट्रक्चर किस तरह से होती है इसकी, ये यहाँ पे देख सकते हो। इसमें दो ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और तीसरा जो है दूसरा और तीसरा ऑक्सीजन एक तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। मिडिल का जो ये ऑक्सीजन है ये एक से डबल बॉन्ड से और एक से
सिंगल बॉन्ड से। तो इसके पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। और हाँ बोलो, अपनी आवाज अनम्यूट करके बोलो, क्या कहना है। उसके अलावा ये 2 स्ट्रक्चर का अनुनाद संकर होता है। एक स्ट्रक्चर इस तरह से है कि एक ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है और एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे करके इसके साथ शेयर कर रहा है। दूसरे में ये बॉन्ड इधर आ जाता है और ये बॉन्ड इधर आ जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे फिर इसमें इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या है, सिर्फ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड था जो यहाँ नहीं है। तो इन सबके बीच की स्ट्रक्चर निकाली गई है। जैसे बेंजीन में दोनों तरफ बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है वो रोटेट करते हैं, तो उसी तरह से इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अलग से बताए हुए हैं, उनको देख करके नोट कर सकते हो कि ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक है, जैसे KMnO4 और के पोटेशियम डाइक्रोमेट से कोई अभिक्रिया नहीं करती। हालांकि रिएक्शन विशेष परिस्थितियों में जब इसको अम्लीय और क्षारीय करके रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन करती है, लेकिन अगर सीधे इनके साथ रिएक्शन कराया जाए तो ओजोन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि ये दोनों खुद ही प्रबल ऑक्सीकारक हैं। उसके अलावा ओजोन का अपघटन MnO2, CO2O या काले प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुख्यतः नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ अत्यधिक शीघ्रता से संयुक्त होते हैं। इस कारण सुपरसोनिक जेट विमानों के निकास तंत्र से उत्सर्जित नाइट्रिक ऑक्साइड ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत की सांद्रता को मंद गति से क्षय करती है। उसके अलावा ओजोन परत के क्षय का दूसरा कारण फ्रेऑन का उपयोग है। इनका उपयोग एरोसॉल स्प्रे तथा जो एक रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से ये ओजोन के बारे में खत्म हुआ। तो इसको कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लंबा था, इस वजह से नहीं हो पाया। तो ओजोन की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थे ओजोन के, वो तुम लोगों ने पढ़ा। किसी को कुछ पूछना है? और उसके बाद अब हम सल्फर के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, और बाकी जो रह जाएगा उसको हम कल के क्लास में बताएंगे। पी ब्लॉक में 16 ग्रुप में पहला मेंबर तो ऑक्सीजन है, और तो ऑक्सीजन के 2 अप्रूप थे जिनके बारे में अभी तुम लोगों ने पढ़ा पूरा, और दूसरा मेंबर इसका सल्फर है। तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। तो अब हम थोड़ा बहुत सल्फर के बारे में बताते हैं। प्रकृति में सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में ये ज्वालामुखी से निकलती है। उसके अलावा मुक्त अवस्था में हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में ये सल्फाइड तथा सल्फेट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में भी सल्फर प्राकृतिक गैस तथा कच्चे तेल में पाया जाता है। भौतिक गुणधर्म, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट गुण है वो यहाँ पे सामने दिख रहा है तुम्हारे। ये पीले रंग का भंगुर ठोस क्रिस्टली पदार्थ है, यानी भंगुर मीन्स आसानी से टूट जाए। ये जल में अविलेय और कार्बन डाइसल्फाइड व तारपीन के तेल में विलय होता है। ये ऊष्मा का दुर्बल चालक तथा विद्युत का कुचालक है।
ज्वाइन तो तुम लोगों का किया हुआ है। उसके बाद आ जाओ एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स थे, एक ऑक्सीजन और दूसरा ओजोन, उसी तरह सल्फर के होते हैं। वर्ग 16 यानी वर्ग 16, ग्रुप 16 के हेलो बड़ा कनेक्ट तो कर रहे हैं बार बार, कैसे डिस्कनेक्ट हो रहा है? चलो करो, फिर से करो, जो करते हैं। वर्ग 16 के सभी तत्व अपरूपता का गुण यानी अलोट्रोप्स के रूप में मिलते हैं। सल्फर के कई अपरूप हैं, जैसे कि रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ये भी बारी बारी से एक एक का बताते हैं। रोम्बिक या इसको पीला रोम्बिक भी कहते हैं, या अल्फा सल्फर। रोम्बिक और येलो रोम्बिक और अल्फा सल्फर। दूसरा होता है मोनोक्लिनिक और प्रिज्मेटिक या बीटा सल्फर कहलाता है। तीसरा है प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर। चौथा है कोलाइडी सल्फर या इसको कोलाइडल सल्फर या डेल्टा सल्फर कहते हैं। उसके अलावा एमॉर्फस सल्फर या अक्रिस्टली मोनोक्लिनिक, गामा मोनोक्लिनिक सल्फर। और सातवां है एंगल सल्फर या बीटा सल्फर। तो सल्फर के इन अपरूपों में रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर मुख्य अपरूप, बाकी बहुत थोड़े से पाए जाते हैं, लेकिन रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर मुख्य अपरूप है। इन दोनों के क्रिस्टल S8 अणुओं के बने होते हैं। जैसा कि जब जनरल प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक की बताई थी तो बताया था कि 16 ग्रुप की जब बताई थी, तो एस सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स में सल्फर के 8 एटम होते हैं। अब रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो है ये सल्फर के मुख्य अपरूप हैं। दोनों के क्रिस्टल S8 अणुओं के बने होते हैं। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार कट हो रहा है, तो हमारा नहीं कट हो रहा है। 369 ताप से ऊपर ताप पर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। 369 केल्विन पर दोनों रूप अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर स्थायी होते हैं। इस ताप को संक्रमण ताप कहते हैं। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? नेटवर्क स्लो है। सल्फर के मुख्य अपरूपों का संक्षिप्त विवरण इस तरह है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये रोम्बिक जो सबसे इंपॉर्टेंट अपर रूप है जिसको कि अल्फा सल्फर कहते हैं। ये सल्फर का सामान्य तथा सर्वाधिक स्थिर रूप है। इसका रंग चमकदार गहरा पीला होता है। इसके अलावा ये स्थायी 369 डिग्री 369 केल्विन तक स्थायी रहता है। गलनांक 385 है। ये जल में अविलेय है परंतु कार्बन टेट्रासल्फाइड में शीघ्रता से घुल जाता है। इसकी संरचना क्रिस्टली होती है। S8 जो संरचना देख चुके हो वही होती है इसकी, ये सामने है। एक सल्फर रोम्बिक सल्फर में इसका ये अष्टफल की रूप है जिसमें कि 8 सल्फर के एटम आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसके बाद दूसरा अपर रूप है मोनोक्लिनिक या
इसको एकंताक्ष या प्रिज्मेटिक या बीटा सल्फर कहते हैं। अल्फा सल्फर को एक प्याली में पिघलाकर उसे तब तक ठंडा करते हैं जब तक कि इसकी सतह पर पपड़ी न जम जाए। इस पपड़ी में 2 छेद कर लेते हैं और नीचे के द्रव सल्फर को बाहर निकाल देते हैं। पपड़ी को हटाने पर सुई के आकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिनका की घनत्व होता है 1.98। गलनांक कितना होता है? कार्बन डाई सल्फाइड में ये विलय होते हैं। तो ये जो मिलते हैं क्रिस्टल, ये क्या होते हैं? मोनोक्लिन या बीटा सल्फर। 369 से उच्च ताप पर भी ये स्थायी होते हैं और 69 ताप से अगर कम ताप है तो ये फिर से रोम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए ये ताप क्या कहलाता है? संक्रमण ताप। तो रोम्बिक सल्फर 369 से ऊपर इसको गर्म करेंगे तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाएगा और इससे कम ताप होगा तो ये वापस रोम्बिक सल्फर में। इसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है। 8 सल्फर के एटम होते हैं इसमें जो कि आपस में इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसके बाद तीसरा अपर रूप है इसका प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर। पिघले हुए सल्फर को 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके इसे ठंडे जल में डालने पर मृदु रबर की तरह का पदार्थ प्राप्त होता है जिसे प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। इसका रंग ब्राउन होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 1.95 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में ये भी विलय है। इसमें सल्फर परमाणु की जिग-जैग श्रृंखला होती है इस तरह से। इस प्लास्टिक सल्फर जो होता है इसमें कार्बन परमाणु इस तरह से जुड़े होते हैं। लंबे समय तक रखने पर ये धीरे धीरे कठोर होकर अल्फा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। तो प्लास्टिक सल्फर की ये संरचना है। उसके बाद अगला है कोलाइडी सल्फर। कोलाइडी सल्फर या डेल्टा सल्फर या कोलाइडल सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड को नाइट्रिक एसिड या केमेनोफोर या अन्य प्रबल ऑक्सीकारक के विलयन में प्रवाहित करने पर अथवा सोडियम थायोसल्फेट की तनु HCl से अभिक्रिया कराने पे जो सल्फर मिलता है उसको कह रहे हैं कोलाइडल सल्फर। H2SO4 एंड H2S और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन कराया तो ये कोलाइडल सल्फर बनता है और सोडियम थायोसल्फेट से तनु HCl का रिएक्शन कराने पे ये अलग हो जाता है प्रोडक्ट और कोलाइडल सल्फर इस तरह से बनता है। गर्म करने पर अथवा लंबे समय तक रखने पर ये रोम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद है अक्रिस्टलीय सल्फर। सल्फर के फूलों तथा दूध या चूने के मिश्रण को उबालने पर कैल्शियम पेंटासल्फाइड तथा कैल्शियम थायोसल्फेट का मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी अभिक्रिया HCl से कराने पे सफेद अक्रिस्टलीय सल्फर प्राप्त होती है जिसको कहते हैं एमार्फस सल्फर। इस सल्फर के फूल सल्फर जो होता है फर्स्ट जो पहला एलोट्रॉप बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये मिश्रण बनता है। इस मिश्रण की क्रिया हम किससे कराते हैं? HCl से। तो जो सल्फर मिलता है वो अक्रिस्टलीय सल्फर होता है। ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में विलय तथा लंबे समय तक रखने पर विषलंबाक्ष सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रयोग औषधियों में किया जाता है या इसको चूंकि दुग्ध जैसा होता है तो इसको सल्फर का दुग्ध भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गामा मोनोक्लिनिक सल्फर। सल्फर के CS2 या टालुइन या एथिल अल्कोहल की सांद्र विलयन को ठंडा करने पर गामा मोनोक्लिनिक सल्फर प्राप्त होता है। उसके बाद लास्ट है एंजल सल्फर या ईटा सल्फर। सोडियम थायोसल्फेट विलयन की HCl से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त सल्फर टालुइन द्वारा निष्कासित करके पृथक करने पर सल्फर एंजल सल्फर होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कुर्सी की तरफ होता है यानी और इसमें 6 एटम ही सल्फर के होते हैं जबकि बाकी के जो अपर रूप है उनमें क्या होता है 8 एटम होते हैं सल्फर के।
उपयोग इनका देख लेते हैं, बाकी चीजें हम कल के क्लास में बताएंगे। सल्फर का उपयोग अनेक दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। सल्फर का उपयोग माचिस बनाने में, पटाखे, रंग, विस्फोटक निर्माण में भी किया जाता है। सल्फर का उपयोग फफूंदीनाशक और कृषि में कीटनाशी के रूप में किया जाता है। उसके बाद हम सल्फर के यौगिक, इसके बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया है। अब क्यों तुम लोग कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हो, ये जो है तुम लोगों को अपना नेटवर्क चेक करना चाहिए। हो सकता है नेट कमजोर हो, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कुछ लोगों का। तो ये अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक करो। हम भी इधर देखते हैं, हालांकि इधर से तो सही चल रहा है, तुम लोग को कनेक्ट होना चाहिए। क्यों कनेक्ट नहीं होता ये समझ में नहीं आता। कनेक्ट होता भी है तो थोड़ी देर में कट जाता है। और लोग क्लास ज्वाइन करें, उनसे बोलो। तो ठीक है, आज का क्लास का टाइम हो गया है। अब कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, 10 बजे से क्लास होगा। मैसेज में डाल दिया है, तुम लोग भी बता देना अपने साथियों से।